प्रोटोजोआ होता है जो कि 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें ओवेल है, फेल्सीपैरम है, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। आम आदमी को अगर किसी तरीके से कोई मलेरिया की कोई शिकायत हो जाती है तो फिर उसको किस तरह से पता चलेगा कि सिर्फ बुखार एक वजह होती है? और ख़ास तौर पे अगर आप बच्चे के बारे में पूछें, क्योंकि छोटे बच्चों का तो वैसे ही उनको जज करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि इनको मलेरिया हुआ है? देखें, जो मेन सिम्टम जिसके लिए लोग आते हैं ना, वो तो बुखार ही है, कि जो लोगों को एक्सपेल करती है घर से निकालने के लिए कि जाके चेकअप करवाएं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जब मलेरिया का बुखार होता है ना, उसका पैटर्न अलग होता है। इसमें होता है कि कंटिन्यूस फीवर, बाज़ बुखार ऐसे होते हैं बीमारियों के जिसमें बुखार उतरता है नहीं है, होता रहता है, ठीक है, दवाई से कम हो जाता है। लेकिन इसका ये जो पैटर्न है मलेरिया के बुखार का, वो ये होता है, उसको कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर। ये बुखार कभी उतर जाता है खुद ब खुद और कभी चढ़ जाता है। अच्छा। और इसके मुख्तलिफ, क्योंकि ये होता है ख़ास किस्म के प्लाज्मोडियम से, प्रोटोजोआ होता है जो कि 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें ओवेल है, फेल्सीपैरम है, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अच्छा। और जिस टाइप से ये इन्फेक्ट हुआ है, जिस टाइप से ये मलेरिया हुआ है प्लाज्मोडियम से, क्योंकि ये मॉस्किटो बॉर्न होता है, मॉस्किटो बाइट करता है, तो ये प्लाज्मोडियम आपके जिस्म के अंदर जाता है, तो वो उसके मुताबिक आपका फ़ीवर का पैटर्न होता है। बाज़ का फ़ीवर आपको 12 आवर्स के बाद होता है, बाद 72 आवर्स के बाद होता है, और बाद 48 आवर्स के बाद होता है। एक तो ये डिफरेंस होता है। और उसके अलावा बच्चों में सांस की रफ्तार तेज़ हो जाना, और इसकी वजह से खून की कमी हो जाना, और हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल डाउन हो जाता है बच्चों का ख़ास करके, क्योंकि बच्चों में रिजर्व्स कम होते हैं। तो उसकी वजह से जब वो यूज़ करता है, क्योंकि प्रोटोजोआ होता है, वो आपके जिस्म के स्टोर्स यूज़ करता है, आपकी लाइसिस करता है रेड ब्लड सेल्स की, तो जिसकी वजह से खून में कमी हो सकती है और हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। अच्छा, अब फिर अपने बच्चों को हम इस तरीके से बचा कैसे सकते हैं? अगर घर में स्पेशली अगर देखें ना, मच्छरदानियाँ होती हैं और स्प्रे वगैरह होती हैं, जिसम में कोई लोशन वगैरह भी लगा दिए जाते हैं, ठीक है ना, मोटर ऑयल्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं, वो क्या प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी होती हैं या फिर कुछ और भी एहतियात ज़रूरी हैं? क्योंकि अभी भी शिकायतें सुनने को तो वैसे ही मिल रही हैं। देखें, ये एक ना प्रोटेक्टिव जो मेयर्स हैं ना, ये एक कंबाइन जब तक नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। सब हम ये सिर्फ ये सोच लें कि जी हम घर में इसको प्रिवेंट कर लेंगे, प्रोटेक्शन कर लेंगे, इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेनली फैलता है मॉस्किटो बाइट से। और मॉस्किटो जो है वो आपकी जो गंदी जगह है, गंदे पॉन्ड्स हैं, जहाँ पे पानी खड़ा है, जैसे कि आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उसमें जब पानी खड़ा होता है वहाँ पे उनकी ब्रीडिंग साइट्स होती हैं। जब तक वो ब्रीडिंग साइट्स ख़त्म नहीं होंगी, उनको ख़त्म नहीं किया जाएगा, उसको क्लियर नहीं किया जाएगा, तब तक वो बड़ी जल्दी रेप्लिकेट करते हैं और बड़ी जल्दी मच्छर की प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है। एक तो ये है कि उसको रोका जाए गवर्नमेंट के लेवल पे, या हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं डाली जा सकती, इवन कि अपनी कम्युनिटी लेवल पे आपके जो मोहल्ले के लोग हैं या जो आपके लोग हैं जिनको आपको देखेंगे ये पानी खड़ा हुआ है घर के बाहर, तो उसको वाइपर से साफ़ कर दें या किसी जगह पर मिट्टी वगैरह डाल दें या ऊपर उसके तेल की क्लेयर छोड़ दें ताकि वो ब्रीडिंग साइट्स ना हो। और दूसरी ये चीज़ है जो कि हम अपने लोकल लेवल पे कर सकते हैं माँ बाप, एक तो ये है कि मॉस्किटो के रिपेलेंट्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जिस्म पे लगा सकते हैं, फुल स्लीव शर्ट्स पहने, और इसके अलावा नेट्स यूज़ कर सकते हैं, स्प्रेज यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेन जो है ना बैरियर जो कि उसको ब्रेक कर सकता है इसको मलेरिया को फैलाने से, वो मच्छर है। मच्छर को कंट्रोल करेंगे तो मलेरिया कंट्रोल होगा, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में ये सब ट्रॉपिकल टाइप है जहाँ पे बारिशें गर्मियों में ज़्यादा होती हैं, तो मच्छर की प्रोडक्शन को कम करने से ही ये मसला हल हो सकता है। अच्छा। बाकी आप लोकल लेवल में ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये करें तो इससे फ़र्क अच्छा, इंशाल्लाह अब अगर घर में किसी एक शख्स को मलेरिया हो गया तो क्या दूसरे शख्स को भी मलेरिया होने के चांसेस हैं या फिर कोई ये इस तरह से फ़र्क नहीं पड़ता? देखें, ये जो मलेरिया है ना, ये मॉस्किटो बॉर्न है, इसको कहते हैं वेक्टर एसोसिएटेड डिजीज़, कि ये एक हाथ लगाने से, गले मिलने से, खाना शेयर करने से ये नहीं होता। अच्छा। ये होता है जब एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो, मसलन फ़र्ज़ करें कि मुझे मलेरिया है, अगर वो मॉस्किटो मुझे काट के किसी हेल्दी बंदे को काटेगा ना, तो उसको ज़रूर मलेरिया हो सकता है। तो जिस घर में अगर किसी को मलेरिया है, हाँ। तो उनमें अगर तशख़ीस हो गई है, डायग्नोसिस हो गया है, तो अगर किसी दूसरा बंदा बीमार हो गया है तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि उसको भी मलेरिया हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये मच्छर काटने से होता है तो इसलिए ये हो सकता है। लेकिन अच्छा। ये जो होता है ना कंटेजियस, दिस इज़ नॉट कंटेजियस, दिस इज़ वेक्टर बॉर्न, ठीक है। तो उसमें वही मच्छर को कंट्रोल करेंगे तो नहीं होगा मलेरिया। अच्छा, फिर ये जो मच्छर की दानी जो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना, लोग कहते हैं कि मच्छर की दानी लगा के सो जाओ, बच्चों के बेड के भी जो है ना लगा दी जाती है मच्छरदानी सोते वक्त, तो ये चीज़ें सही रहती हैं, इनको इस्तेमाल करना चाहिए या बस जस्ट? डेफिनेटली
ये बिल्कुल अफेक्ट करते हैं, क्योंकि मच्छरदानी से मुराद यही है ना कि आपको वो डिस्टर्ब ना करे, अंदर ना जाए मच्छर आपके वो जिस एरिया में आप सो रहे हैं। तो वो आप उसको बैरियर कर देंगे, उसको अंदर नहीं जाने देंगे, वो ट्रांसमिशन नहीं होगी और मलेरिया नहीं होगा। तो ये एक बेहतरीन तरीका है, ये यूज़ करना चाहिए। क्योंकि शुरू में इन द एवोल्यूशन जब ये मलेरिया की हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें ये मुख्तलिफ़ चीज़ें उन्होंने ये देखी कि जी क्या वजह है कि जिन बच्चों में या जिन बड़ों को जो मच्छरदानी यूज़ करते हैं, जब ये डायग्नोज नहीं हुआ था, तब ये जो है ना इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी कि मलेरिया क्यों होता है। तो उसमें ये देखा गया था कि जो नेट्स यूज़ करते हैं या जिन के इर्द गिर्द आग लगा के सोते हैं घरों में, धुएं से भी मच्छर दूर भागते हैं, या जिन लोगों में इलाकों में बारिशें कम होती हैं, उनमें मलेरिया की या इस तरह के बुखार की जो इंसिडेंस है वो कम है। तो फिर इस तरह से आस्ते आस्ते इसकी एवोल्यूशन हुई और ये एक मेथड है इसकी प्रिवेंशन के लिए, ये यूज़ करना चाहिए जिन इलाकों में ये है मलेरिया। अच्छा, अब ये जो बुखार हो रहा होता है बच्चों को, ठीक है, क्या उससे हम ये जज कर सकते हैं कि ये बुखार अगर 3 दिन का हो गया है और अगर बुखार 102 है, 101 है, 103 तक जा रहा है, तो ये मलेरिया है? या अब जब डेंगू और मलेरिया के दरमियान का भी जो फ़र्क है ना, वो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आम इंसान किस तरीके से इस चीज़ का फ़र्क करेगा कि बच्चे को क्या इशू हो रहे हैं? देखिए, ये तो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस ये होता है कि जी जो डॉक्टर है वो ही डिसाइड करता है देख के कि जी इसका पैटर्न क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि फ़ीवर कहीं किसी भी बीमारी की वजह से जो मेन सिम्टम्स होती हैं ना, जैसे गला ख़राब हो गया उसमें भी फ़ीवर होता है, आपका पेट ख़राब हो गया, टाइफाइड हो गया, उसमें भी फ़ीवर होता है, लेकिन उसमें फ़र्क होता है। लेकिन उसमें जो सबसे मेन चीज़ ये होती है मलेरिया के लिहाज से कि अगर बच्चे को कोई फोकस नहीं है, फोकस से मुराद है कि जो कि आपको ओबियस चीज़ नज़र आ रही हो कि जी इसकी वजह से बुखार हो रहा है, जैसे कि पेट ख़राब है, जैसे कि गला ख़राब है, उसकी वजह से बुखार आपको नहीं मिल रहा, तो दैट हम फिर कहते हैं कि जी नॉन फोकस अगर नहीं मिल रहा तो उसमें हम फिर डिफरेंशियल सोचते हैं कि जी इट कैन बी ड्यू टू मलेरिया, इट कैन बी ड्यू टू टाइफाइड, इट कैन बी ड्यू टू यूटीआई। तो फिर इसके लिए वर्कअप कराया जाता है, तो उस पर फिर हम डिसाइड करते हैं। और जिन इलाकों में ये मलेरिया एंडेमिक होता है, जैसे कि ट्रॉपिकल एरिया जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो उसमें फिर हम उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है। और रहा डेंगू का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये जो मलेरिया है ये और डेंगू ये दोनों मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ हैं, लेकिन जो डेंगू है वो वायरल इन्फेक्शन है और जो आपकी है मलेरिया वो प्रोटोजोल इन्फेक्शन है। जो डेंगू में होता है ना, वो होता ये है कि जो मलेरिया है ना, वो इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वो स्लोली फीवर एग्रीवेट करता है और टॉप पे जाता है। लेकिन जो डेंगू का होता है ना, उसमें आपको सडन ऑनसेट ऑफ फीवर होता है, अचानक फीवर होता है, आपकी बॉडी पेन्स एंड एक्स होती हैं, हेडेक बहुत ज़्यादा होती है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, आपकी आँखों के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होती है। दीज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ डेंगू। और डेंगू में जो मसला है ना कि डेंगू इज़ ए डायनामिक डिजीज़, कि मलेरिया तो है ना कि चली जा रही है, अगर आपके 4-5 महीने से भी जा सकती है, इससे ज़्यादा भी रह सकती है आपके जिस्म के अंदर, कि स्लोली उसका बर्डन बढ़ रहा है या उसमें कोई इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं आता बॉडी के ऊपर। लेकिन जो डेंगू है ना, उसको अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे, उसको डायग्नोज नहीं करेंगे, तो वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। क्योंकि डेंगू में 3 फेजेज़ होते हैं, एक होता है फेब्राइल फेज़, एक होता है लीक फेज़ जिसमें आपके जो खून की नालियां हैं ना, उसमें जो होते हैं पोर्स वो खुल जाते हैं और आपका जो पानी है, जो फ्लूइड्स है, वो आपके पेट में दाखिल होना शुरू हो जाता है, आपकी फेफड़ों में दाखिल होना शुरू हो जाता है, जिल्द में दाखिल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। और जब पानी नालियों से बाहर निकलता है, वेसल से बाहर निकलता है, तो उसकी वजह से आपके गुर्दों पे, जिगर पे, दिमाग पे, स्किन पे असर आते हैं और रीनल फेलियर, लिवर फेलियर, कार्डिक प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो सकती हैं। अच्छा, हाँ जी, तो उसमें फिर हमने इसको कहते हैं कि लीक फेज़, दिस इज़ द लीक फेज़। अच्छा। और डेंगू में और मलेरिया में फ़र्क ये है कि लोग डेंगू में जब फीवर उतरता है ना, तब ख़तरे वाली ज़्यादा बात होती है, ठीक है, उसको कहते हैं लीक फेज़। वो एक पीरियड होता है 10 to 48 आवर्स, ठीक है। 2 दिन के अंदर वो ख़तरनाक पीरियड होता है कि उसमें अगर लीक फेज़ अगर है तो उसको मॉनिटरिंग करनी होती है और वह दाखिल करके करना होता है।